हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर संदीप सदगीर। इन्होंने अपना यूजी आयुर्वेद महाविद्यालय सायन मुंबई से पूरा किया है और इस साल एआई पीएचडी में ऑल इंडिया रैंक 228 ला के अय्या दिल्ली में रसद शास्त्र और भेषज कल्पना की सीट हासिल की है। संदीप, आपको इसकी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच मैम। हम सबसे पहले मैं मेरे जो भी सिलेक्शन हुआ है उसका क्रेडिट मैं डॉक्टर अजित पाटिल सर और आयुर्वेद गाइड टीम को देना चाहूँगा। क्योंकि कभी मैं भी ये आपके सक्सेस जर्नी वाले वीडियो देखा करता था और आज मैं मेरा दे रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जी, एक्चुअली आयुर्वेद में आप जुड़ते हैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह एंड बाद में आप खुद एक सक्सेसफुल बन जाते हैं। एंड आपको आज इस मुकाम पे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा संदीप, आपने अपने प्रिपरेशन की शुरुआत कब की थी और कैसे की थी? मैम मैंने मेरी प्रिपरेशन जब फाइनल ईयर हमारा चालू हुआ था तब सारे बोलते हैं कि सीनियर्स वगैरह बोलते हैं कि तुम अभी पीजी की प्रिपरेशन चालू करनी पड़ेगी। तो मेरे बैचमेट्स ने क्लास लगाया तो मैंने भी मेरा क्लास ज्वाइन किया था। बट कुछ ज़्यादा मैंने पढ़ा नहीं था क्योंकि मैं थोड़ा खेल कूद में ज़्यादा आगे रहता था, बाकी सारी चीज़ों एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहता था। तो मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया था फाइनल ईयर। बट जब मेरी इंटर्नशिप चालू हो गई तब मैंने थोड़ा ज़्यादा सीरियसली ले लिया एग्ज़ाम को और सर से थोड़ा बातचीत करता रहा तो फिर और मोटिवेट होके पढ़ाई करता रहा। जी, मतलब फाइनल में इतना अच्छा परफॉर्मेंस ना होने के बाद भी इंटर्नशिप में आप सीरियस हो गए एंड उसके बाद भी आपने इतना अच्छा रैंक हासिल किया। दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा संदीप, स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं कि बहुत पढ़ लिया फिर भी आउटपुट नहीं आ रहा है। आपके हिसाब से इसका रूट कॉज क्या होता है? मैम यूजुअली हम जब बहुत ज़्यादा पढ़ ले आउटपुट नहीं आ रहा है, इसका रूट कॉज तो ये है कि अपन जो खुद को जज करते हैं वो एग्ज़ाम देने के बाद, मतलब जो भी सर का मेजर टेस्ट होता है, मेजर टेस्ट में जितना स्कोर आता है उसके बेसिस पे हम खुद को जज करते हैं कि मेरा इतना स्कोर आया है तो मेरा कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है, मैंने इतना सारा पढ़ा है। तो नंबर से खुद को जज नहीं करना है। सेकेंड थिंग ये है कि आप वो एग्जाम के टोवर्ड्स आपका एटीट्यूड कैसा है। मतलब एग्जाम जो नंबर आते हैं एग्जाम में वो इस बेसिस पे आते हैं कि तुम कितने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो। यूजुअली स्टूडेंट क्या करते हैं, सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है तो बहुत ज्यादा पढ़ने कवर करने के पीछे लगते हैं तो एमसीक्यू पीछे छूट जाते हैं। तो अगर एमसीक्यू ज्यादा सॉल्व नहीं करोगे तो टेस्ट में ऑब्वियसली मार्क्स आने नहीं है। तो इसका रूट कॉज यही है कि जितने ज्यादा तुम एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना ज्यादा तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा, उतने ज्यादा नंबर्स बढ़ेंगे। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कई बार हम लोग सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में जो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एमसीक्यू सॉल्व करना उसे हम छोड़ देते हैं और उसकी वजह से हमारा जो है मार्क्स में टेस्ट में मार्क्स नहीं आ पाते। अच्छा संदीप, प्रिपरेशन के दौरान कंपैरिजन ट्रैप में फंसना बहुत कॉमन है, तो आपने खुद को इससे दूर कैसे रखा था? जी मैम, कंपैरिजन तो होती है, हमारे साथ भी हुए और इसको अवॉइड नहीं कर सकते एज अ स्टूडेंट, क्योंकि सारे लोग बैचमेट्स पढ़ रहे होते हैं। तो अपन उस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते कि बाकी लोगों का स्कोर आ रहा है, बाकी लोग अच्छा कर पा रहे हैं लेकिन मैं कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे स्कोर नहीं आ रहा है, तो वो कंपैरिजन होती है। बट कंपैरिजन को नेगेटिव वे में नहीं लेके जाना है, उसको पॉजिटिव वे में रखना है। कि जैसे मेरे साथ हुआ था, मेरा रूममेट जो कि जिनका ऑल इंडिया रैंक 10 था, वो बहुत पहले से पढ़ाई करते थे, बहुत अच्छा पढ़ा उन्होंने। बट मैं इतना अच्छा पढ़ने में था नहीं, मतलब AIPGT में। तो मैंने उनसे इतना ही सीखा था कि यार बंदा सुबह जाता है शाम को आता है, दिन भर इतना कंसिस्टेंट है। तो उसकी मेथोडोलॉजी को मैंने फॉलो किया। ये नहीं करना है कि वो कुछ अलग कर रहा है, जैसे वो कुछ अलग करेगा, कुछ पारिक पड़ेगा तो मैं भी पारिक के पीछे चला जाऊँ, ऐसा नहीं करना है। वो कुछ अलग यही कर रहा है कि जितना ज्यादा कंसिस्टेंट है मैं भी खुद कंसिस्टेंट रहूं। मैंने भी उससे ये सीखना चाहिए कि कंसिस्टेंसी कैसे बढ़ानी है, कैसे पढ़ाई करना है रोज रोज। तो बस इतना ही ये करता था और अभी उससे इतना मोटिवेट होके आज हम यहाँ भी आइया में, वो भी मेरा रूममेट है मैं भी यहाँ ही हूँ आइया में। दैट इज एक्चुअली रूममेट गोल्स, आई वुड से कि आपने अपने पीछे की प्रिपरेशन के टाइम आप साथ में रूममेट थे ना, आप लोग अब अय्या में भी साथ में रूममेट थे। दैट्स एक्चुअली द रूममेट गोल्स। एंड ये हमारे सारे एस्पिरेंट्स को भी गोल्स बनाने चाहिए, सही। एंड आपने बहुत सही कहा कि हमें कंपैरिजन ट्रैप में ना फंसते हुए कोई हमसे अच्छा कर रहा है तो उसकी जो कंसिस्टेंसी है उससे मोटिवेशन लेना है, ना कि कुछ अलग हटे कर रहे हैं तो हम भी वो करना चालू कर दें। अच्छा ठीक है संदीप, आपका डेली रूटीन क्या रहता था और रिविजन आप कैसे करते थे? मैम, डेली रूटीन मतलब फोर्थ ईयर का तो कुछ नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैंने अच्छा पढ़ा नहीं था फोर्थ ईयर। जो मैंने जब इंटर्नशिप चालू हो गई तब मैंने थोड़ा सीरियसली ले लिया। तो सबसे पहले मेरा सिविल ड्यूटी था।
तो उसमें 9 to 6 ड्यूटी होती थी, सुबह 2 घंटा ट्रैवलिंग होता था, शाम को आने का 2 घंटा, और दिन भर थक जाता था, तो उस टाइम अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती थी। बट स्टिल मैं, मेरे को जब भी ट्रैवलिंग में था मैं, तो मैं कुछ सॉल्व करते रहूंगा। आरएसबीके और डीजी जैसे सर बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल सब्जेक्ट है, उससे वेटेज भी ज़्यादा है, तो उससे पढ़ना जरूरी है। तो मैं उसको इस टाइम पे कवर करता था, जैसे ट्रैवलिंग में मुझे टाइम मिले मैं उसको ज़्यादा कवर करता था। बाकी एज सच तो मैं मेरा शेड्यूल जो बताऊंगा, तो वो लास्ट के 2 मंथ्स का, 2-3 मंथ्स का, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा आउटपुट मिला है। मैं कभी सर के टेस्ट में कभी रैंकर नहीं था, कभी मेरी रैंक अच्छी नहीं आई है। मैंने लेकिन बस इतना रखा था कि खुद को उस चीज से लगे रखना है, कंसिस्टेंट रहना है। और जब मेरा लास्ट के 2-3 मंथ्स बचे थे, तब मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया था। तो मैंने जब पूरा टाइम दिन का होता था मेरा, तो सुबह में 8-9 बजे से चालू होता था। अगर 9 बजे चालू करूँ तो 1 घंटा पहले डीजी पढ़ता था। उसके बाद 10 से 2 बजे तक चरक पढ़ता था। चरक में चरक चिकित्सा रोज मुझे, क्योंकि सबको पता है कि ज्यादा वेटेज चरक चिकित्सा को है, तो मैं उसमें चरक चिकित्सा में रोज 1 घंटा चरक चिकित्सा को देता था। और बाकी जो बचा टाइम है 2-3 घंटा, उसमें बाकी का चरक कवर करता था। तो बाकी जो तू 2 से 3 बजे तक था, कि 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ऐसे 3 MRI मिक्स रैंडम आईएमपी 1-1 घंटा पड़ता था। जो सर ने पहले से बोल के रखा था कि एमआरआई को रोज तुम्हें टाइम देना है, क्योंकि उसका ज्यादा पोर्शन एग्जाम में आता है। उसके बाद 5 से 6, 6:30 बजे तक मैं आरएसबी के पढ़ता था। तो उस टाइम पे अगर 6, 6:30, 6:30 बजे के बाद 7 बजे तक ब्रेक लेता था। 7 से रात के 10 बजे तक मैं सुश्रुत पढ़ता था, इन बिटवीन डिनर हो जाता था। और 10 से 11 अष्टांग हृदय, 11 से 12 कुछ भी जो लघुत्रयी है, शारंगधर है, योग रत्नाकर है, बेल संहिता है, इनको कवर कर लेता था। और 12 से 12:30 तक जो आधा घंटा है, उसमें जो आयुष जीके है, आयुष जीके को कवर करता था, रोज एक सीरीज पढ़ता था। और उसके बाद रोज के मेरा फिक्स था कि 10 मिसलेनियस, 10 मिसलेनियस मुझे करने ही है। अगर 10 मिसलेनियस मुझे मेरे होंगे नहीं, तो मैं सोऊंगा नहीं। तो मैं 10 मिसलेनियस कंप्लीट करता था, फिर सोता था। ऐसा पूरा शेड्यूल होता था। तो इसका बेनिफिट ये होता था कि मुझे ओवर थिंकिंग करने, कुछ ये सब चीज़ों को टाइम नहीं मिलता था। जी, आपका जो लास्ट के 2 महीने का शेड्यूल था एकदम ही डिटेल आपने जैसे बताया कि आपने पूरा रोटेशन में सारे सब्जेक्ट्स को भी रखा हुआ था। और जब आपने बताया कि आप रोज 10 मिसलेनियस सॉल्व करते ही थे, उसके बिना आप सोते नहीं थे। आई थिंक दैट्स द कंसिस्टेंसी लेवल हमें चाहिए होता है प्रिपरेशन के अंदर। अच्छा संदीप, प्रिपरेशन के दौरान कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व थे क्या, और आपने उसके साथ में टाइम को कैसे मैनेज किया था? मैम, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बोलूँ तो मैं कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी बना था, कॉलेज काउंसिल का, आयुर्वेद महाविद्यालय सायन का। तो वो सर ने बताया था, मतलब जब भी सर का ऑडियो आता था, उसमें बताते थे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अवॉइड करना है, आपको टाइम नहीं मिलेगा, होगा नहीं। वो की सच बात है, मुझे भी टाइम नहीं मिला। मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ही था। बट मैं उसमें ये होता था कि अगर मुझे आज पूरा दिन है मेरे पास, तो मैं एटलीस्ट, आज पूरा दिन मेरा बिजी गया है, तो रात को सोने के टाइम मेरे पास अगर 10 मिनट है ना, तो 10 मिनट में मैं मिसलेनियस सॉल्व करूँ, या फिर सर ने कुछ ग्रुप पे डाउट एंड आंसर डाला होगा, वो पढ़ लूँ। तो बस इतना था कि उस पढ़ाई से बाहर नहीं जाना है, वो पढ़ाई से स्टिक रहना है। और जब भी कभी ऐसा हो जाता था कि 2-3 दिन वेस्ट हो गए, ये अगर 1-1.5 साल से कंसिस्टेंट पढ़ रहे हो, तो 2-3 दिन आपके मैटर नहीं करते हैं। 2-3 दिन वेस्ट भी हो गए, तो कुछ डिस्ट्रैक्शन की वजह से तो वो मैटर नहीं करते ज्यादा। बस उसके बाद जो टाइम है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करके आगे निकलना है। जी, आप एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में होते हुए भी अपने प्रिपरेशन को उतना हैम्पर नहीं होने दिया। जैसे आपने कहा कि अगर हम एक एकदम कंसिस्टेंटली चल रहे, तो उससे अगर हम 2-3 दिन वेस्ट भी हो जाता है, तो भी हमारा जो है उसे हम मेकअप कर सकते हैं। बट आई थिंक सबसे अच्छा चीज़ है कि हम इन चीज़ों को अवॉइड करें, बट अगर हम चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो भी हमें उसे बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए। अच्छा संदीप, एक पॉइंट आता है जहाँ पे स्टूडेंट्स को लगता है कि कुछ भी याद नहीं रहता। उस फेस को कैसे टैकल करना चाहिए? जी मैम, सबके साथ होता है ये, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। तो ये चीजें होगी कि मैं आज ये पढ़ा था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इतना ध्यान में रखना है कि अगर तुम पढ़ रहे हो कंसिस्टेंट, तो डरने की कोई बात नहीं है। वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में है। और तुम्हें ये जो याद नहीं आ रहा है, ये चीज तुम्हें एग्जाम के एक दिन पहले भी तुम्हें लगेगा कि यार मेरा माइंड तो पूरा ब्लैंक है, कल मेरा एग्जाम है, मैं कैसे उसको अप्रोच करूंगा। बट जब तुम एग्जाम लिखते हो, जब सामने क्वेश्चन आ जाता है, तो तुम्हें अपने आप वो चीजें याद आने लग जाती है।
तो इतना सोचना नहीं है कि मैं कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे, ये सेकेंडरी थिंग है। अपना जो कंसिस्टेंट होते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो, तो पढ़ते रहना है बस। और एंजॉय करना है ये जर्नी। वापस अब ये सब फेज कभी फेस नहीं करोगे, ये जो आपका फेस था ये कभी फेस नहीं करोगे वापस जिंदगी में। क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो भी मैंने लास्ट के 3-4 महीने टाइम दिया है, उसका ही आउटपुट है ये। और जितना ज्यादा तुम उस चीज को रिस्पेक्टफुली देखोगे, उतना ज्यादा आउटपुट तुम्हें मिलेगा। कि आपने बिल्कुल सही कहा कि ये फेज कभी दोबारा आने वाला नहीं है, तो इस फेज को बिल्कुल एंजॉय करते हुए कंसिस्टेंटली और रिस्पेक्टफुल्ली इस पे पूरी पढ़ाई करने एकदम शिद्दत से, तभी हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। नहीं सोचना नहीं कि हमें कुछ याद नहीं आ रहा है, जब क्वेश्चन सामने आ गए थे बराबर वही से याद आने लगेगी। अच्छा संदीप, नोट्स बनाने में बहुत टाइम चला जाता है, तो आपका अप्रोच क्या था कि नोट्स यूजफुल भी रहे और टाइम भी वेस्ट ना हो? मैम मुझे मतलब मेरा पहले से ऐसा है कि थोड़ा स्मार्ट वर्क हो। जो भी हार्ड वर्क करना तो बहुत जरूरी है, बस उसके साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क भी हो। तो स्मार्ट वर्क में ये था कि अगर मुझे नोट्स बनाने, अगर सर इतना मुझे प्रोवाइड कर रहे सारी चीजें, तो मैं खुद के नोट्स क्यों बनाऊं। तो इसलिए मैंने कभी खुद के नोट्स बनाए नहीं। बस शॉर्ट, अगर मुझे आज कहीं बाहर जाना है थोड़े टाइम के लिए, तो मैं शॉर्ट लेके चला जाता था कि ये मुझे पढ़ना है, याद नहीं रह रहा है, तो वो मैं लेके जाता था। और दूसरी बात ये थी कि मेरे रूम पे मैंने चीट्स लगाए थे। तो बस वही था, उतने ही नोट्स बनाए, कभी नोट्स मैंने बनाए नहीं थे। तो मुझे लगता नहीं है कि नोट्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। आपके आयुर गाइड्स जैसा प्लेटफॉर्म है, तो खुद इतना मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर प्लेटफॉर्म इतना मेहनत कर रहे हैं तो। जी आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आयुर्वेद इतनी मेहनत कर रहा है तो हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्यों डालें, हम उसके नोट्स को एज इट इज यूज कर सकते हैं। एंड जैसे आपने कहा कि कुछ याद नहीं है तो हम उसके चिट्स बना के वॉल पे चिपका सकते हैं, तो खुद कैरी कर सकते हैं। एंड बाकी जो भी मटेरियल है हम वो आयुर्वेद का एज इट इज रेफर करेंगे, तो भी हमें नोट्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है खुद की। अच्छा संदीप, कई स्टूडेंट्स बार बार रिसोर्सेज बदलते रहते हैं, तो आपने रिसोर्सेज को कैसे लिमिट रखा था और कैसे स्टिक रखे थे? मैम इसके बारे में बताना चाहूँगा। मेरे सीनियर थे डॉक्टर अभिनव केदारी, जो पोद्दार में रोग निदान में पीजी कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो जो टाइम टेबल मैंने बनाया तो उन्होंने बना के दिया था। और दूसरी बात उन्होंने ये बोला था कि बेटा जो भी तूने आज तक जिस भी चीज़ में पढ़ते आया है, उसी चीज़ को लास्ट तक रखना है। तो मैंने संहिता को स्टार्टिंग से फॉलो किया था और लास्ट तक संहिता ही पढ़ी थी। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि संहिता ही पढ़नी चाहिए। और जो भी तुम्हें चीजें ऐड करनी है, वो संहिता के ऊपर ही तुम कई चीट लगा के या कुछ लिख के रख सकते हो। और इतनी बार वो रिवाइज, वही चीज अगर एक ही रिसोर्स रहेगा तो बार बार चीजें रिवाइज होगी। और वो ही तुम्हारे विजुअल मेमोरी में आ जाता है। और जब कभी एग्जाम में आते हो तो एक क्वेश्चन आता है, तो विजुअल मेमोरी अपने आप एक्टिवेट हो जाती है और वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जैसे मेरे साथ हुआ था, हमारे टाइम पे एक वात्रक्त का क्वेश्चन आया था। तो मुझे वो पता नहीं था, मतलब एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा था कि इसका आंसर क्या है। बट वो क्वेश्चन मुझे इंट्यूशन दे रहा था अंदर से कि इसका आंसर वात रखते हैं। तो मैंने खाली एक इंट्यूशन के ऊपर मैंने वात रक्त मार दिया था और वो क्वेश्चन सही हुआ था। जी आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें रिसोर्सेज पे एकदम लिमिट रखना है। जो रिसोर्स पे हमने चालू किया है उसी पे पूरा स्टिक रहते हुए एकदम लास्ट तक उसी को कंटिन्यू करना है, ताकि हम लोग उसका बार बार हमारा रिविजन भी उससे होता रहे। हम्म। अच्छा संदीप, एग्जाम के करीब आते आते एंजाइटी और सेल्फ डाउट बढ़ जाता है, तो आपने खुद को मेंटली स्टेबल कैसे रखा था? मैम जैसे एग्जाम पास में आती जाएगी, अभी जैसे एग्जाम के लिए 2-3 महीने बचे हैं, वैसे जैसे एग्जाम पास में आ जाएगी तो और ज्यादा सेल्फ डाउट आने लग जाता है। खुद को रोज लगता रहता है कि यार मेरा होगा या नहीं होगा, मैंने इतना टाइम डाल दिया है, इससे अच्छा मैंने कहीं और दूसरे प्रैक्टिस किया होता, ऑब्जर्वेशन किया होता, तो वो चीज़ मुझे हेल्प की होती। बट इससे डरना नहीं है। तुम्हें जो भी तुम्हारी इसमें लिखा होगा वो मिलेगा। और दूसरी बात, तुम्हारा शेड्यूल इतना टाइट रखना है ना लास्ट में, कि तुम्हें सोचने को टाइम ही नहीं मिलना चाहिए, एंग्जाइटी आने को टाइम नहीं मिलना चाहिए। तुम्हें जैसे लास्ट के एग्जाम के 2 दिन पहले मैंने जैसे बताया कि तुम्हें लगेगा कि मेरे दिमाग में कुछ है ही नहीं, मैंने इतनी मेहनत की है। तो बस इतना शेड्यूल टाइट रखना है कि मुझे थोड़ा भी टाइम नहीं मिलना चाहिए कि मैं कुछ नया सोचूं, एंग्जाइटी आ जाए, मुझे सेल्फ डाउट हो जाए। उससे क्या हो जाएगा कि तुम्हारा थोड़ा टाइम चला जाएगा थिंकिंग करने में। तो ये सब नहीं करना है। और बस कंसिस्टेंट रहना है। जी आपने बिल्कुल सही कहा कि लास्ट के जो 2-3 महीने होते हैं उस टाइम पे सेल्फ डाउट और बढ़ने लगता है, तो उस टाइम पे हमें खुद को इतना पैक रखना है, इतना बिजी रखना है कि हमें एंजाइटी या सेल्फ डाउट का टाइम ही ना मिले। एंड खुद पे भरोसा रखते हुए अगर हम चलेंगे तो हम डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट क्रैक करने ही वाले हैं।
जी मैम। अच्छा संदीप, स्टूडेंट्स कहते हैं कि टेस्ट देने से कॉन्फिडेंस गिरता है, तो आपके केस में टेस्ट ने कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किया था? मैम टेस्ट का यही बोलूंगा कि मेरा जो भी सिलेक्शन मैंने जितने भी रैंक लाई है उसका जो आयर गाइड प्लेटफॉर्म ने सर ने जो भी ये सेट किया है कि 10 दिन 15 दिन बाद एग्जाम होगी, एग्जाम को सिलेबस आएगा, उसके बेसिस पे मैंने कुछ भी नया नहीं किया है, जो सर ने बताया था वैसे किया है। तो मैं जब सिलेबस आ जाता था तो सिलेबस के जिस दिन एग्जाम है उसके 2 3 दिन पहले तक मैं सिलेबस कवर करने के पीछे लग जाता था। सिलेबस कितना भी हो जाए अपना कवर होना चाहिए। फिर अगर उसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़े या थोड़ा 2 3 घंटा मेरी नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ी तो भी चलेगा, बट मैं सिलेबस मेरा कवर करूंगा। तो जो 2 3 भी दिन बचते थे उससे मैं रिवाइज करता था एग्जाम के 2 3 दिन पहले। और एग्जाम के थर्ड दिन जो लास्ट डे होता था उस 10 बजे मैं मेरी एग्जाम देता था। तो एग्जाम में जो स्कोर आता है उसके बाद पता चलता है कि तुम कहाँ गलती हो रही है, मैं क्या पढ़ पा रहा हूँ और क्या नहीं पढ़ पा रहा हूँ जिससे मेरी स्कोर हैम्पर हो रहा है। तो वो चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती थी। और फिर वापस सिलेबस आ जाता था तो वापस नए से स्टार्ट करने में हेल्प हो जाती थी। और दूसरा जो टेस्ट है, जैसे मेजर टेस्ट है, मिसलेनियस टेस्ट है, जितनी ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट है उसका। लास्ट के अगर 2 3 महीने में तुम रोज 10 मिसलेनियस सॉल्व करना है। और टेलीग्राम का 1 महीने का जो क्वेश्चन है सर के पीछे, जैसे मैंने 2022 का चालू किया था उसके 1 महीने के जो क्वेश्चन है, रोज 11 क्वेश्चन आते थे ना, तो सर के वो मैंने सॉल्व नहीं किए थे 2022 के जो पीछे पड़े होंगे, तो मैंने उसको 1 महीना 1 महीने के क्वेश्चन एक दिन में खत्म करता था। इन बिटवीन जब भी मेरे टाइम मिलता था शेड्यूल में मैं उसको टिक 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 करते रहता था। तो उससे विजुअल मेमोरी भी बढ़ती थी और एग्जाम में ज़्यादा हेल्पफुल हुआ वो। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो टेस्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और वही हमें एक स्ट्रक्चर अप्रोच देता है हमारे सिलेबस की प्लानिंग में भी, एंड वही हमें एक अच्छा रैंक लाने के लिए भी सबसे ज्यादा हेल्पफुल भी होता है। अच्छा संदीप, आजकल सोशल सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन काफी बढ़ चुका है, तो आपने खुद को इन डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा के रखा था? जी मैम, डिस्ट्रैक्शन तो बहुत होता है प्रिपरेशन के दौरान। मेरा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन था कि मुझे घूमना पसंद है, खेल कूद करना पसंद है। तो मेरे दोस्त कहीं घूमने जाते थे, उनका मैं स्टेटस देखा, स्टोरी देखा तो बुरा लगता था, पढ़ाई नहीं हो पाती थी। फिर मैंने मेरा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम बंद कर दिया था, बाकी सारी चीज़ें हटा दी थी, बस ये व्हाट्सएप रखा था। व्हाट्सएप पे भी स्टेटस नहीं रखता था, स्टेटस नहीं देखता था, बस सर के जो भी मैसेजेस आते थे वही मैसेज देखता था। तो उससे क्या होता है कि तुम्हें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा, जैसे सोशल मीडिया का आ जाएगा, कोई दोस्त कहीं घूमने जाएगा तो वो पता नहीं चलेगा, तो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होते हैं। तो इससे ये है कि सोशल मीडिया कंप्लीटली प्रिपरेशन जब तक कंप्लीट होती नहीं तब तक अवॉइड करना है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि सोशल मीडिया को जितना अवॉइड हो सके उतना करना चाहिए अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में, क्योंकि उससे फिर हमें थोड़ा फोमो भी आ जाता है, एंड फिर हमें खुद लगता है कि अरे हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा और कुछ एंजॉय कर सकते हैं। जी अच्छा संदीप, आयुर्वेद गाइड से जुड़ने के बाद आपकी थिंकिंग या अप्रोच में क्या शिफ्ट आया जो पहले मिसिंग था? हम सबसे पहले मुझे तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने में कोई इंटरेस्ट था नहीं। लेकिन मैंने एक जब सीनियर्स ने बताया तो मैंने सर से बात कर ली, तो सर ने सारी चीज़ें आधा पौन घंटा बात करके सारी चीज़ें बताई, तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। सबसे पहले इंटरेस्ट इससे डेवलप हुआ कि मैं मुझे स्टाइपेंड मिलेगा, पैसे मिल जाएंगे। तो वही थिंकिंग रखा मैं, तो पढ़ाई चालू थी। और सर ने इतना था कि मतलब बस वो तुम्हें लेना है, बाकी सर सब दे रहे, अपनी मुंह तक लाके देते सारी चीजें, बस तुम्हें खाना है, इतना ही था। तो सर जो भी नोट्स थे, छोटी छोटी चीजें होती थे, और सर को इतना पता चल जाता था कि एग्जाम के मतलब 1 1.5 महीने पहले कि कब बच्चे को सेल्फ डाउट होने लगेगा, एंग्जाइटी होने लगेगा। आज मैं ऐसा सोचता था कि थोड़ी एंग्जाइटी हो रही है तो उसी दिन शाम को सर का अपने आप ग्रुप पे एक ऑडियो, छोटा ऑडियो आ जाएगा कि एंग्जाइटी हो रही है तो क्या करना चाहिए। तो मतलब इतना सर ने पूरी थिंकिंग ही चेंज कर दी टुवर्ड्स एग्जाम। तो मैंने जितना हर एवरीडे 10 12 घंटा आयुर्वेद ऐप ओपन होता था हमारा, बट मैंने कभी आयुर्वेद दिमाग में नहीं था, बस दिमाग में था डॉक्टर राजित पाटिल सर। तो सर की वजह से पूरा थिंकिंग चेंज हो गया और आज मैं पीजी कर रहा हूँ, जो मैंने कभी सोचा नहीं था। दैट्स अ रियली बिग डिफरेंस आई वुड से, कि जिसे कभी पीजी करना ही नहीं था वहां से लेके आपने अय्या में रसशास्त्र भेषज कल्पना की सीट तक हासिल किया, एंड वो भी इतने अच्छे रैंक के साथ। दिस इज रियली अमेजिंग एंड दिस इज रियली इम्प्रेसिव।
अच्छा संदीप, आपकी जर्नी में कुछ ऐसा अलग था क्या जो आप हमारे एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? जी मैम, मेरा एक ही चीज अलग थी कि मैं जब भी पढ़ता था, जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, तब मैं ये सोचता था कि तू चैंपियन है, तुझे चैंपियन जैसा पढ़ना है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, कौन क्या सोच रहा है, ये थिंक नहीं करना है, किसका कितना रैंक आ रहा है, किसी का कितना आ रहा है। बस इतना थिंक करना है कि खुद का कल कितना था, आज कितना है, कल कितना पढ़ के हुआ, आज कितना पढ़ रहा हूँ, ये ग्रोथ करनी है। और दूसरा मैनिफेस्टेशन मैम, कि मैं जहाँ रहता था वो पोद्दार हॉस्पिटल के थोड़ा पीछे रहता था। तो मैं जब भी डिमोटिवेट हो जाता था, डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, मैं जस्ट वो पोद्दार हॉस्पिटल को जाके एक राउंड मार के आ जाता था कि यार मुझे जब मेरी एग्जाम हो जाएगी तब मुझे इस कॉलेज में आना है। और दूसरे ये था कि मेरा, जब भी मैं पढ़ाई करता था तो जो टेबल चेयर पे बैठता था तो वो सोचता था कि मुझे ये जब मेरी एग्जाम हो जाएगी डेफिनेटली मुझे ये टेबल चेयर यहाँ से छोड़नी है और मुझे कहीं और जाना है। तो मतलब ये थिंकिंग रहती थी हमेशा कि मुझे ये जगह छोड़नी है, कहीं और चले जाना है। तो उतना जबरदस्त मैं मैनिफेस्टेशन किया हो। तो मैनिफेस्टेशन का ही तो है ऐसा मुझे लगता है। जितना ज्यादा तुम सोचोगे कि मैं इस पोजीशन पे रहूंगा, मैं यहाँ ये चीज ये करूंगा, तो तुम्हें वो ज्यादा मोटिवेट करता है कि अभी और ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। जैसे मैंने तब सोचा, कभी मतलब इतना सोचा नहीं था कि मैं आइया आ जाऊंगा, बट वो मैनिफेस्टेशन की वजह से मैं पहुंच गया हूँ, ऐसा मुझे लगता है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि मैनिफेस्टेशन हमें भी काफी हेल्प करता है, हमें पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्डअप करता है एंड हमें एक अच्छे माइंडसेट भी रखता है। एंड इट एक्चुअली वर्क फॉर यू, दैट्स अ रियली ग्रेट थिंग। अच्छा संदीप, अगर कोई स्टूडेंट अभी भी स्टक है और प्रोग्रेस नहीं दिख रही है, तो उससे आप कौन सी तीन चीजें बदलने को कहेंगे या फिर कोई तीन सजेशन देना चाहेंगे? मैम सबसे पहले है कि अभी जैसे 3 महीना बचा है, तो लास्ट के टाइम पे बस इतना करना है कि जितना ज़्यादा तुमसे एमसीक्यू सॉल्व हो जाए उतने करने हैं। वो लास्ट एग्जाम में हेल्पफुल होता है। बाकी तुम्हें उसकी बेसिस पे तुम्हारी आउटपुट पता चलेगा कि मैं कितना पढ़ पा रहा हूँ, जितना उसको एग्जाम में स्कोर आएगा। सेकेंड थिंग है कि तुम्हारा शेड्यूल, अगर ये लास्ट के 3 महीने में शेड्यूल अच्छा नहीं है तो तुमने पीछे 2 साल कितना भी पढ़ लिया होगा, कुछ फायदा नहीं होगा उस चीज का। और लास्ट के तुमने 2-3 साल से या 1-1.5 साल से जो भी 5-6 महीने से कुछ नहीं पढ़ा होगा, बस ऊपर ऊपर से पढ़ा है, लेकिन लास्ट के 3 महीने एकदम अच्छे से शेड्यूल बना के सारी चीजें एक जगह कंपाइल की है, तो तुम्हें डेफिनेटली वो सक्सेस देगा। और थर्ड चीज है कि कलशित कलशी। क्या? तो कलशित कलशी मतलब कंसिस्टेंसी, सातत्य। तो ओके। कंसिस्टेंट रहना है। चाहे तुम्हें दिन का 1 घंटा मिल रहा है तो 1 घंटे में भी तुम कुछ ना कुछ देखो। अगर 10 घंटे मिल रहे, 15 घंटे मिल रहे, जितना टाइम मिल रहा है तुम्हें, वो तुम उस चीज से लगे रहो। तुम्हें डेफिनेटली वो हेल्प करेगा। कि आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, एक शेड्यूल फॉलो करते हैं और एमसीक्यू सॉल्व करते हैं रेगुलरली, तो हमें डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलने ही वाले हैं। एंड थैंक यू सो मच संदीप कि आप हमारे साथ आके जुड़े, अपना टाइम निकाल कर आए, हमारे एस्पिरेंट्स के साथ पूरी जर्नी को शेयर किया, उनसे अपने सारे टिप्स शेयर किए, आपने कैसे किया कैसे नहीं किया, उन्हें क्या करना चाहिए, सब कुछ बताया। थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।